दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना को करीब 40 साल बीत चुके थे। 1000 साल से विदेशियों का गुलाम भारत अब अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। भारत को आज़ाद करने की ये पूरी प्रक्रिया अंग्रेज़ों और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इस साजिश के तहत भारत कांग्रेस के नेताओं ने भारत को आज़ादी के नाम पर इतने करारे घाव दिए जो हम सबके जहन में आज भी जिंदा है। इसके साथ ही हिंदुओं से जो नफरत आज हमें कांग्रेस की नीतियों में देखने को मिलती है, उसका बीज भी इसी दशक में बोया गया था। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं 1930 से लेकर 1940 के बीच हुई सारी प्रमुख घटनाओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, भारत के लिए 1930 का दशक शुरू से ही प्रारंभ से ही काफ़ी मनहूस था, क्योंकि 1931 में भारत को भगत सिंह और आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। 1857 में शुरू हुआ क्रांतिकारी आंदोलन भी 1942 में ख़त्म हो गया, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा अंग्रेज़ों को हुआ। बड़े बड़े क्रांतिकारियों की मृत्यु के बाद भारतीयों के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। भारत के लोग अब किसी भी कीमत पर अंग्रेजी हुकूमत को जड़ों से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने के लगभग 4 महीने बाद ही स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि पहले कांग्रेस इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन जब जनता उग्र हो गई तो बंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने मजबूर होकर भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही इस दशक में और भी कई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जिनमें पाकिस्तान की मांग, नेताजी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये सब प्रमुखता पे थी। प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो देश में पहली बार चुनाव 1937 में हुआ था, जिसके लिए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दिया था, जिसकी वजह से पहली बार भारत में चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस को अंग्रेजों की ओर से यह भरोसा मिला हुआ था कि जो सरकार वह गठित करेगी उसमें गवर्नर जनरल बिना हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। चुनाव के 2 साल बाद ही 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारतीय विधान मंडल की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में झोंक दिया। ऐसे में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस ने मांग रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की, लिहाजा कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्देश पर 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। तत्कालीन भारतीय वायसरॉय लॉर्ड लिलिनथेंगो ने भारतीयों की अनुमति के बिना यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है। कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट करने की मांग की, परंतु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वाइसरॉय ने भारतीयों के सामने युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज का पूरा वायदा दोहराया। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद 15 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने दलित नेता भीमराव अंबेडकर के साथ 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना की, जिसके सदस्यों में बिड़ला, लाला श्रीराम विश्वरॉय शामिल थे। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने।
वह गांधी के पसंद के उम्मीदवार पदवी सीताराम भैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष बन गए। गांधी जी ने पदवी सीताराम भैया की हार को अपनी हार बताई। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष को हटा दिया गया। साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन 18 से 20 मार्च तक 1940 में रामगढ़ में हुआ था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम नेताओं की भागीदारी भी इसमें थी। अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी, जिनकी जिहादी मानसिकता ने पूरा देश परिचित था। इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं को हीरो बताने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी स्वयं पधारे थे। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से पर्दा प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों से जिहाद कराने की अपील की थी। 3 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन में मूसलाधार बारिश के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ रामगढ़ में सीमांतर अधिवेशन किया था तथा पूरे नगर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली थी। सम्मेलन में स्थानीय नेताओं की काफी संख्या में भागीदारी भी हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हाजिरी बाग के राम नारायण सिंह की इच्छा थी कि कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हो, इसीलिए इस स्थल को चुना गया। राजा रामगढ़ ने इसे सफल बनाने में तन मन धन से सहयोग किया था। केबी सहाय, सरस्वती देवी, सुखलाल सिंह, केशव प्रसाद सिंह समेत तमाम नेताओं ने इसे सफल बनाने में सहयोग दिया। सीताराम भैया महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी में से एक थे। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पदवी सीताराम भैया को पराजित किया था और गांधी जी के लिए एक बड़ा झटका था। महात्मा गांधी इस हार को इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने इस हार को अपनी हार कहा था। 1948 के जयपुर अधिवेशन में सीताराम भैया के अध्यक्ष रहे और आज़ादी के बाद वर्ष 1952 से 1957 तक वे मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे। कांग्रेस का 47वां अधिवेशन 1932 में दिल्ली में अमृत रणछोड़दास सेठ की अध्यक्षता में हुआ था। वही कांग्रेस का 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का 19वां अधिवेशन 1934 में बंबई में बाबू राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। अब दोस्तों, अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद के नेताओं से संबंध की, तो गांधी जी का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन दोनों ने साथ में मिलकर कई आंदोलन करे। गांधी जी के प्रभाव से राजेंद्र प्रसाद भी मुख्यतः नरम दल के ही समर्थक थे। राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के वफादार साथी भी थे। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जाति पाति में काफ़ी विश्वास रखते थे, जो आज़ाद भारत का आज तक दुश्मन बना हुआ है। उन्होंने खुलेआम ये बात कबूली थी कि वो ब्राह्मण के अलावा किसी का छुआ हुआ खाना नहीं खाते। कई मामलों में देश को आज़ादी के लिए लड़ने वाले कांग्रेस के कई नेता खुद सामाजिक बेड़ियों के गुलाम थे। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री के नाम पर भी कलंक थे। अपने जीवन में नेहरू ऐसे नेता रहे जिनकी राजनीति का मुख्य मकसद व्यक्तिगत तरक्की ही था, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के हवाले कर दिया था, या फिर गद्दी के लिए देश के विभाजन की नौबत। इन सभी में नेहरू का काफ़ी बड़ा हाथ था। अंग्रेज़ों से संधि करना जहां नेहरू के लिए शान की बात थी, वहीं देशभक्तों की आतंकवादी कहकर नेहरू ने वीर पुत्रों का अपमान किया। फिर भी कांग्रेसी आज भी नेहरू को पूछते हैं। इसी बात से
इस पार्टी की मानसिकता का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, आज इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है कि कांग्रेस को हिंदुस्तान की भलाई से कभी कोई मतलब ही नहीं रहा। इसी कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश विरोधी शक्तियों से हाथ न सिर्फ भारत का सौदा किया, बल्कि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम दाम दंड भेद का भी प्रयोग कर डाला। यहाँ हम साफ तौर पर यह बात कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के जो वर्तमान नेता आज देश की जनता को लुभाने के लिए राष्ट्रवाद के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उन्हें एक बार अपनी पार्टी के काले इतिहास में जाकर जरूर देखना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।